शाम की टीम मीटिंग खत्म करके रिया अपने केबिन में आई। आज वो ऑफिस देर से आई थी, इसलिए उसका कुछ काम अब भी पेंडिंग था। वो अपना काम करने में लगी थी, तभी उसके पास संदीप आया और बोला, रिया, इस महीने हमारी कंपनी अपने 35 साल पूरे करने जा रही है। हर साल की तरह इस बार भी हमें एनिवर्सरी सेलिब्रेशन प्लान करना है। 20 दिन का टाइम है। कल अगर तुम फ्री हो तो हम सब एक बोर्ड मीटिंग रखकर डिसाइड कर सकते हैं। रिया ने कहा, हाँ भैया, जरूर से। मैं सबको ग्रुप पर इन्फॉर्म कर देती हूँ। वैसे इस बार क्या स्पेशल करेंगे हम? संदीप ने कहा, रिया, हमारा बिजनेस हमारे क्लाइंट के कारण ही सफल है, तो इस पार्टी में उन सबको तो बुलाया ही जाएगा। एम्प्लॉयज़ के प्रमोशन और बोनस, लेविश डिनर और बोलो, अगर तुम्हारा कुछ और आइडिया हो तो। रिया ने कुछ सोचते हुए कहा, भैया, कल तक सोच के बताती हूँ आपको। संदीप ने कहा, ओके। वैसे आज तुम अभी तक घर कैसे नहीं निकली? रिया ने कहा, भैया, आज लेट आई थी ना, तो काम अभी भी पेंडिंग है, इसलिए अभी बस आधे घंटे में निकलूंगी। ऋषभ तो आज दोपहर बाद ही साइट विजिट के लिए निकले हैं, वो सीधा घर ही जाएंगे। आपको भी निकलना है तो आप चलिए, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। संदीप ने कहा, नहीं रिया, तुम काम फिनिश कर लो, मैं भी तब तक वेट कर लेता हूँ। मैं अपने केबिन में हूँ, जब काम हो जाए तो मुझे बता देना, साथ निकलेंगे। रिया ने स्माइल करके कहा, ओके भैया। संदीप अपने केबिन में जाने के लिए निकला तो गेट में से आ रही अपर्णा से टकरा गया। अपना सर पकड़कर बोला, अरे अपर्णा, कभी तो देख कर चल लिया करो, जब देखो गिरती पड़ती रहती हो। अपर्णा ने भी अपना सिर सहलाते हुए कहा, सर, मैं तो देख कर ही चल रही थी, आपको मैं नजर नहीं आई तो इसमें मेरी क्या गलती? संदीप ने कहा, हाँ, मैं ही आंखें बंद करके चल रहा था, तुम सही मैं गलत। अब साइड में हो जाओ तो मैं जाऊं। अपर्णा ने गेट छोड़कर रास्ता दिया तो संदीप साइड से निकलकर अपने केबिन में चला गया। रिया ने हंसते हुए कहा, क्या हुआ, आज भी प्लान फेल? अपर्णा ने भी हंसते हुए कहा, हाँ, आज भी प्लान फेल। आपके संदीप भैया ब्रह्मचारी हैं जो, उन्हें इतनी सुंदर लड़की नजर नहीं आती। पिछले 2 साल से कोशिश कर रही हूँ, पर वो तो मेरी तरफ देखते भी नहीं। रिया ने कहा, कीप ऑन ट्राइंग, एक दिन जरूर देखेंगे। अपर्णा ने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा, हाँ, मैं बुढ़ी हो जाऊंगी तब शायद देखेंगे। कैसा इंसान है, बाई गॉड। मैं दिन में कम से कम 3 बार इनसे टकराती हूँ, लेकिन कभी भी कुछ समझते ही नहीं। रिया ने कहा, टकराने की जगह कुछ और करके देखो, शायद भैया तुझे नोटिस करेंगे। अपर्णा ने एक्साइटेड होते हुए पूछा, बता ना, क्या करूं? रिया ने भी सीरियस होकर कहा, यूज योर ब्रेन, काम पर ध्यान लगा, शायद भैया तेरे काम से इम्प्रेस होकर तुझे थोड़ा बहुत नोटिस कर लें। वैसे तो मुझे कोई चांस नजर नहीं आता। अपर्णा ने झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा, हाउ मीन रिया, एनीवे, ये आज के वो सब बिल्स जो तू सुबह देर से आई तो पेंडिंग थे, मैंने सब चेक कर दिए और ये उनके क्लियरेंस, अब तू सिर्फ साइन कर दे। रिया ने फटाफट से सब बिल्स चेक किया और बोली, गुड जॉब अपर्णा, तो इतनी भी बुद्धू नहीं है जितना मैं तुझे समझती हूँ। अपर्णा ने इतराते हुए कहा, मैं तो पैदाइश ही इंटेलिजेंट हूँ, बस तुझे और तेरे संदीप भैया को मेरी कद्र नहीं है। रिया ने कहा, हाँ हाँ चल, तूने मेरी इतनी हेल्प करी, इस बात पर मैं भी तेरे लिए कुछ कर देती हूँ। रिया अपने केबिन से बाहर आई और ऑफिस बॉय से 3 अदरक वाली चाय और सैंडविच संदीप भैया के केबिन में लाने के लिए कहा। वो अपर्णा का हाथ पकड़कर उसे संदीप के केबिन में ले गई। गेट पर नॉक करके उसने बोला, भैया अंदर आ जाऊं? संदीप ने फटाफट अपना लैपटॉप साइड में किया और बोला, हाँ आ जाओ रिया। रिया अपर्णा के साथ केबिन में आ गई और बोली, भैया, अपर्णा को बहुत तेज भूख लगी है, इसने आज मेरी बहुत हेल्प की, तो मैंने सोचा इसे सैंडविच खिला दूं, अपन तीनों के लिए मैंने मंगवाए हैं। संदीप ने स्माइल करके कहा, ओके। रिया ने संदीप की तरफ देखकर कहा, भैया, आप ज़्यादा देर से काम कर रहे हो शायद, आपकी आंखें कितनी लाल हो चुकी हैं। संदीप ने उठते हुए कहा, हाँ, कुछ आंख में चला गया था, मैं चेहरा धोकर आता हूँ, तुम दोनों बैठो तब तक। संदीप जब बाहर चला गया तो अपर्णा ने मुंह बनाकर कहा, देखा, बाहर चले गए। रिया को संदीप की खिड़की से बाहर सूरज डूबता हुआ नजर आया।
उसे सनसेट देखना बहुत पसंद था। वो उठकर खिड़की के पास आई और खिड़की को खोलकर डूबते सूरज की लालिमा देखने लगी। उसे गेट खुलने की आहट सुनाई दी। ऑफिस बॉय सैंडविच और चाय लेकर आया था। रिया पलटकर वापस अपनी जगह आने लगी तो उसका ध्यान संदीप के लैपटॉप पर चला गया। संदीप के डेस्कटॉप पर समिधा की फोटो लगी हुई थी। रिया को समझ आ गया कि संदीप की आंखें लाल क्यों थीं। इतने में संदीप भी वापस केबिन में आ गया। संदीप ने टेबल पर देखकर कहा, अरे वाह, आ गए सैंडविच, चलो खाओ जल्दी, घर भी जाना है। फिर खुशी वेट कर रही होगी। रिया ने अपने चेहरे पर स्माइल लाते हुए कहा, भैया वो मेरा नहीं आपका वेट कर रही होगी। अपर्णा भी दोनों की बात सुनकर मुस्कुरा दी। तीनों ने साथ में नाश्ता किया, फिर घर के लिए निकल गए। कार में रिया के मन में समिधा, संदीप और अपर्णा, इन सब को लेकर उथल पुथल मची थी। अपर्णा संदीप से बहुत प्यार करती थी। उसका प्यार संदीप के लिए उसकी ही तरह निश्चल था। बिना कोई अपेक्षा के वो सिर्फ संदीप की एक झलक देख लेने से भी खुश हो जाती थी। इससे ज्यादा शायद उसने कोई उम्मीद भी नहीं रखी हुई थी, लेकिन उसका ये प्यार एक तरफा था। संदीप आज भी समिधा को भूल नहीं पाया था। समिधा से अलग हो जाने की उसकी उदासी उसकी आंखों में नजर आती थी और समिधा, वो शायद अपनी जिंदगी की कशमकश में कहीं खो चुकी थी। रिया संदीप को सच में अपने बड़े भाई की तरह ही मानती थी और चाहती थी अब संदीप की जिंदगी में खुशियां लौट आएं। पर कुछ रिश्ते इतने उलझे हुए होते हैं कि उन्हें सुलझाया नहीं जा सकता। पर उसने सोच लिया था उसे कुछ ना कुछ जरूर करना है, ताकि सबके लिए सोचने वाला संदीप भी अपने अकेलेपन से बाहर निकल सके। संदीप और रिया घर आ गए। घर के गेट पर खुशी खड़ी पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी। संदीप को देखते ही वो स्माइल कर उसके पास भाग कर आ गई और उसके गले में अपने छोटे छोटे हाथ डालकर बोली, बड़े पापा, आज आपने आने में इतनी देर क्यों कर दी? संदीप ने कहा, तुम्हारी मम्मा आज काम में बिजी थी इसलिए लेट हो गए बेटा। खुशी ने कहा, ओफो, ये मम्मा तो हमेशा लेट ही करवाती हैं, आज इनको पनिशमेंट दे दें क्या? संदीप ने हंसते हुए पूछा, क्या पनिशमेंट? खुशी ने सोचने की एक्टिंग करते हुए कहा, आज मम्मा को हमारे लिए पिज्जा बनाना पड़ेगा। रिया, जो दोनों की बात सुन रही थी, खुशी को पकड़ने के लिए आई और बोली, बदमाश लड़की, तुझे तो मैं बताती हूँ, तू मुझे पनिशमेंट देगी। खुशी संदीप के पीछे छुप गई और बोली, अब पकड़ के बताओ, मेरे बड़े पापा मुझे बचा लेंगे। और इतना कहकर वो रिया को चिढ़ाने लगी। रिया ने घर के अंदर घुसते हुए कहा, बेटा तू कर ले मस्ती, अभी रात को जब मेरे पास आएगी तो बताऊंगी तुझे। खुशी ने धीरे से संदीप के कान में पूछा, मम्मा रात को मुझे डांटेगी तो आप मुझे बचाओगे ना? संदीप ने गर्दन हिलाकर हाँ कहा। खुशी जोर से रिया से बोली, मम्मा मैं आपसे डरती नहीं हूँ, रात को मुझे डांटा ना तो भी बड़े पापा बचा लेंगे। रिया हंसते हुए अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद ऋषभ भी आ गया। सबने अच्छे से डिनर किया और छोटी सी खुशी के लिए रिया ने वेज पिज्जा बना कर दिया। संदीप रोज की तरह खुशी को अपनी कार में बैठा के खाने के बाद आइसक्रीम खिलाने ले गया। ऋषभ और रिया अपने रूम में आ गए। रिया अब भी संदीप के बारे में सोच रही थी। उसने कुछ देर बाद ऋषभ से कहा, ऋषभ, यदि आपके पास जीवन में दो रास्ते हों, एक आपका दिल चाहता है वो रास्ता है और एक जो दिमाग कहता है ठीक है वो रास्ता है, आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? ऋषभ ने कहा, मैं हमेशा अपने दिल की सुनता हूँ रिया, तो वही रास्ता चुनूंगा ना। रिया ने हम कहा और फिर से सोचने लगी। ऋषभ ने उसे अपनी बाहों में भरा और प्यार से बोला, आज मेरी रिया इतनी परेशान क्यों है? क्या चल रहा है मन में, बताओ मुझे। रिया ने कहा, मैं संदीप भैया के बारे में सोच रही हूँ ऋषभ। आज मैं जब शाम को उनके केबिन में गई थी तो उनके डेस्कटॉप पर मैंने समिधा की फोटो देखी थी। भैया की आंखें इतनी लाल थीं उस वक्त, मेरा दिल कहता है भैया अब भी समिधा को भुला नहीं पाए हैं। ऋषभ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, रिया, समिधा इज ए क्लोज चैप्टर। रिया ने कहा, नहीं ऋषभ, आप नहीं समझ पा रहे, भैया अंदर ही अंदर घुटते हैं, हमें दिखाते हैं कि वो खुश हैं, लेकिन उनकी उदासी उनकी आंखों में साफ नजर आती है। जैसे आपका मन था, आपका एक परिवार हो, आपकी केयर करने वाली वाइफ हो, अपने बच्चे हो, क्या संदीप भैया का मन नहीं करता होगा? आप सोचकर देखो, ये सब सपने उन्होंने शायद समिधा के साथ मिलकर देखे होंगे जो टूट चुके हैं। कभी सोचा है कितना अकेले होंगे वो?
ऋषभ ने रिया का माथा चूमते हुए कहा, तुम इतनी अच्छी क्यों हो रिया? सबके लिए कितना गहराई से सोचती हो। देखो, संविदा को तो मैं भैया की जिंदगी में वापस ला नहीं सकता, लेकिन हाँ, मैं ये भी जरूर चाहता हूँ कि वो पिछली बातों को भूलकर आगे बढ़ जाए। रिया ने कहा, तो फिर मेरी मदद करोगे? ऋषभ ने आश्चर्य से पूछा, कैसी मदद? अब क्या खिचड़ी पक रही है तुम्हारे दिमाग में? रिया ने आज लंच टाइम में जो भी बात हुई ऋषभ को सब बताई और कहा, मुझे लगता है संविदा बदल चुकी है। ऋषभ, यदि आज भी भैया उसे चाहते हैं तो क्यों ना उन्हें एक मौका फिर से दिया जाए। ऋषभ ने कहा, तुम पागल हो क्या? कैसे उस पर भरोसा कर सकती हो? मुझे संविदा पर जरा भी विश्वास नहीं है रिया। रिया ने कहा, ठीक है, एक काम करते हैं। संदीप भैया को अपर्णा भी बहुत पसंद करती है, वो लड़की भी अच्छी है। रिया के आगे कुछ बोलने से पहले ऋषभ बोला, हाँ वो बहुत अच्छी है, लेकिन बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि भैया उसकी तरफ जरा भी ध्यान नहीं देते हैं। रिया ने मुंह बनाकर कहा, हाँ ये तो है, तो फिर क्या करें बताओ? ऋषभ ने कहा, वक्त पर सब छोड़ दो, भैया को अपनी लाइफ का डिसीजन खुद लेने दो, उनकी लाइफ में पंडित मत बनो, मैच मेकिंग करने वाली। ऋषभ की बात सुनकर रिया के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वो बोली, वाह ऋषभ, क्या आइडिया दिया है आपने, सब वक्त पर छोड़ देते हैं। देखो, फाइनेंस डिपार्टमेंट मेरे पास है और वहाँ एक जने की पोस्ट खाली है। मैं संविदा से बात करके देखती हूँ कि वो वहाँ ज्वाइन करना चाहती है क्या। यदि ऐसा होता है तो उसकी भी रोज जॉब चेंज करने की प्रॉब्लम सॉल्व होगी और संदीप भैया के मन में यदि कुछ होगा तो वो भी धीरे धीरे सामने आ जाएगा। अपर्णा और संविदा दोनों के पास इक्वल चांस होगा, भैया जिसे भी चुने। ऋषभ ने कहा, रिया बिल्कुल बच्चों वाला आइडिया है, तुम खुद सोचो, संदीप भैया कितना हर्ट होंगे संविदा को रोज अपने सामने देखकर, वो कभी अपना पास्ट भुला नहीं पाएंगे फिर। और संविदा ने फिर से कुछ तमाशा किया तो? रिया ने कहा, ऋषभ ट्रस्ट मी, वो किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं कर पाएगी, ये मेरी गारंटी है। और रही बात संदीप भैया की, तो पिछले 5 साल से वो संविदा उनके सामने नहीं है, फिर भी वो कहाँ अपने पास्ट से निकल पाए हैं। मैं उन्हें संविदा की सच सच जो स्थिति है वो बताऊंगी और यदि वो हाँ कहते हैं तो जॉब पर बुलाऊंगी। भैया को डिसाइड करने देंगे कि वो संविदा की मदद करना चाहते हैं या नहीं। ऋषभ ने कहा, तुम्हारे दिमाग के पुर्जे उल्टे फिट हैं। एनीवे तुम देखो, तुम्हें संदीप भैया से क्या कहना है। रिया ने गुस्से से भौहें चढ़ाते हुए कहा, देख लिया, कितना प्यार करते हो मुझे, मेरा साथ नहीं दिया ना तो पूरे महीने सोफे पर सुलाऊंगी। ऋषभ ने कहा, अरे यार, ये तो सीधे तरीके से तुम मुझे धमका रही हो। रिया ने कहा, और क्या, बीवी हूँ, इतना तो हक बनता है मेरा। संदीप भैया से जब मैं बात करूंगी तो आपको मेरा सपोर्ट करना है। ऋषभ ने चुपचाप गर्दन हिला दी और धीरे से बोला, और ऑप्शन भी क्या छोड़ रही हो मेरे पास? रिया ने कहा, क्या बड़बड़ कर रहे हो, जरा जोर से बोलो। ऋषभ ने कहा, कुछ नहीं, सिर्फ सोच रहा हूँ। ऋषभ भैया कितने लकी हैं, कोई उन पर ऐसे धौंस तो नहीं चला था, पर उनके भी ये स्वतंत्रता छीनने वाले हैं। रिया ने कहा, हो गई नौटंकी आपकी, अब बताइए साथ देंगे ना मेरा? ऋषभ ने कहा, हाँ बाबा, अब जाके खुशी को ले आओ, वरना तो रात भर खेलती ही रहेगी। रिया बाहर आई, संदीप के रूम में नॉक करके देखा तो रूम में कोई नहीं था। तभी घर के सर्वेंट ने कहा, खुशी बिटिया बड़ी मालकिन के कमरे में है, थोड़ी देर पहले संदीप भैया उसे वहां छोड़कर छत पर गए हैं। रिया ने कहा, अच्छा, और वो गीता जी के कमरे में गई। उसने आवाज देकर कहा, माँ खुशी आपके पास है ना? गीता जी ने कहा, हाँ खुशी यहीं है, अपनी दादी से कहानी सुन के सो चुकी है। रिया ने देखा खुशी आराम से सोई हुई है। उसने कहा, माँ आप भी अब आराम करिए, मैं इसे गोद में लेकर जाती हूँ। गीता जी ने कहा, अरे नहीं बेटा, इसे यहीं सोने दे, वो बिल्कुल आराम से है। रिया ने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा, पता है माँ, ज्यादा ही आराम से है वो, उसके दादा दादी, बड़े पापा, बुआ सब तो उसी की सुनते हैं, उसे पलकों पर बैठा के रखते हो। गीता जी ने कहा, खुशी है ही इतनी प्यारी, पूरे दिन भर अपनी बातों से हमारा मन लगा रखती है। रिया ने गीता जी का हाथ पकड़कर कहा, माँ मुझे आपको कुछ बताना है। उसने आज दिन में जो वो संविदा से मिली वो पूरी बात उन्हें बता दी। गीता जी की भी संविदा की ऐसी हालत है सुनकर आंखें नम हो गईं। वो बोली, फूल जैसी लड़की थी, अपने हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, संदीप भी टूट गया,
और खुद उसने अपना जीवन भी बर्बाद कर लिया। उन्होंने रिया से कहा, हो सके बेटा तो थोड़ा बहुत उसकी पैसे से मदद कर दिया करना, शायद फिर उसे ऐसे छोटे छोटे कामों के लिए इतना शर्मिंदा ना होना पड़े। रिया ने कहा, अम्मा यदि आपको कोई ऐतराज ना हो तो क्या मैं उसे अपनी कंपनी में जॉब के लिए रख लूं? गीता जी ने कहा, बेटा मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है, न ही तेरे पापा जी को होगी, बस संदीप का मन ना दुखे, इस बात का ख्याल रखना। रिया ने कहा, जी माँ, मैं ये सब उन्हीं के लिए कर रही हूँ। गीता जी ने अपनी आंखें पोंछते हुए कहा, जानती हूँ मेरी रिया कैसी है, अपने से ज्यादा वो घर के सब जनों के लिए सोचती है। रिया ने हंसते हुए कहा, सोचूंगी नहीं क्या, आप लोग मेरे ही तो हो। वैसे आकांक्षा दी अपनी डिलीवरी के लिए कब आ रही हैं? गीता जी ने कहा, वो तो अगले महीने तक आएगी, अभी तो 3 महीने बाकी हैं। रिया ने कहा, हाँ माँ, खुशी का छोटा भाई बहन आ जाएगा, जल्दी मैं मामी बनूंगी, घर में फिर से खुशियाँ आएंगी। गीता जी ने प्यार से रिया के सर पर हाथ फेर कर कहा, हाँ बेटा। रिया थोड़ी देर उनसे इधर उधर की बातें करके फिर उन्हें रात की दवाई देकर खुशी को गोद में लेकर अपने रूम में आ गई। उसने खुशी को आराम से बेड पर लेटाया और उसके प्यारे से चेहरे को चूमकर बोली, मेरी छोटी सी गुड़िया। ऋषभ ने भी पास आकर कहा, मेरी भी है। खुशी ने नींदों में ही रिया को हक किया और रिया उसे बाहों में भरकर आराम से सो गई। अगले दिन सुबह रिया जल्दी से उठी, घर के सब काम निपटाकर खुशी को तैयार किया, उसे स्कूल ड्रॉप करके कंपनी निकल गई। ऋषभ और संदीप भी ऑफिस पहुंच चुके थे। आज 11 बजे बोर्ड मीटिंग थी, कंपनी की एनिवर्सरी सेलिब्रेशन को लेकर। रिया अपर्णा के साथ मीटिंग में वक्त पर पहुंच गई। आज कपूर साहब भी मीटिंग के लिए आए थे। सबने मिलकर डिस्कशन किया कि इस बार क्या खास किया जा सकता है, किन किन एम्प्लॉयज़ को प्रमोशन मिलना है, किन क्लाइंट्स को बुलाना है। नॉर्मल सेलिब्रेशन तो हर साल ही होता है। रिया ने कहा, भैया इस साल हमारी कंपनी के प्रॉफिट्स पिछली बार से 80% ज़्यादा हुए हैं। इस फायदे के लिए कहीं ना कहीं हमारे एम्प्लॉयज़ की कड़ी मेहनत है, तो क्यों ना इस बार सेलिब्रेशन हम उनके लिए रखें। संदीप ने कहा, हाँ रिया, ये सेलिब्रेशन उन्हीं के लिए तो है। रिया ने कहा, नहीं भैया, मेरे कहने का मतलब था क्यों ना इस बार हम सब एम्प्लॉयज़ को एनिवर्सरी पर बाहर कहीं रिसोर्ट में एक हॉलीडे प्लान करके दें, जैसे मुन्नार या कोडाइकनाल। सब साथ में अच्छा टाइम भी स्पेंड करेंगे, भले 2 ही दिन के लिए रखा जाए, वो रिलैक्स भी होंगे। संदीप ने कहा, आइडिया तो अच्छा है रिया, लेकिन ये ओवर बजट होगा। ऋषभ ने कहा, तो फिर 2 दिन रिसोर्ट की जगह यहीं सिटी में डे आउट भी किया जा सकता है। संदीप ने कहा, सो चीप ऋषभ, नो वे। तभी अपर्णा ने कहा, सर हम 2 दिन की जगह 1 दिन यहीं किसी अच्छे रिसोर्ट को बुक करके वहाँ के क्लाइंट्स को भी इनवाइट कर सकते हैं और शाम को पार्टी भी और नेक्स्ट डे रिलैक्स भी। ऋषभ ने कहा, ये सही है। रिया ने भी एक्साइटेड होकर कहा, वाओ ये सही है। संदीप को भी ये आइडिया अच्छा लगा। बाकी के बोर्ड मेंबर्स ने भी एग्री किया। सारे अरेंजमेंट की जिम्मेदारी ऋषभ और रिया ने ले ली। मीटिंग खत्म हुई तो रिया ने संदीप को रोकते हुए कहा, भैया मुझे आपसे एक और बात करनी थी। संदीप ने कहा, हाँ बोलो रिया। रिया ने बिना कोई लाग लपेट के सीधे तरीके से कहा, भैया कल मुझे संविदा मिली थी। संदीप के चेहरे पर परेशानी के भाव आ गए। उसने कहा, उसने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? रिया ने नामे गर्दन हिला दी। उसने कहा, भैया वो बदल चुकी है। संदीप ने कहा, हम अच्छा है, भगवान करे उसे अच्छी जिंदगी मिले, खुश रहे जहाँ रहे। अच्छा मैं चलता हूँ। रिया ने कहा, भैया वो बहुत तकलीफ में है। संदीप ने रिया की तरफ देखा, उसका दर्द उसकी आंखों में साफ नजर आ रहा था। रिया ने संदीप को सच सच संविदा की सारी स्थिति बताई और कहा, भैया यदि आपको बुरा ना लगे तो क्या हम उसे यहाँ इस कंपनी में जॉब ऑफर कर सकते हैं? कम से कम उसे इस तरह बेइज्जती तो नहीं सहनी पड़ेगी। संदीप ने रिया की तरफ देखा और कहा, जैसा तुम्हें ठीक लगे, बस उस पर नजर रखना ताकि वो किसी को नुकसान ना पहुंचा पाए। रिया ने स्माइल करके कहा, वैसे आपको भी एक पर्सनल असिस्टेंट चाहिए थी ना भैया? संदीप ने कहा, लेकिन उस पोस्ट के लिए संविदा ठीक नहीं है। मैं नहीं चाहूँगा कि वो वहाँ रहे, तुम और किसी को भी अपॉइंट कर दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना कहकर संदीप वहाँ से चला गया। रिया ने गहरी सांस ली और खुद को कहा, वेल डन रिया,
अब समिधा से बात करके देखती हूँ। वो अपने केबिन में आई और उसने समिधा को कॉल किया। समिधा ने फ़ोन उठाकर कहा, हेलो। रिया ने कहा, हेलो, कैसी हो समिधा? समिधा ने कहा, सॉरी, कौन बोल रहा है? रिया को ध्यान आया कि उसका नंबर तो समिधा ने लिया ही नहीं था, शायद इसीलिए वो पहचान नहीं पाई। रिया ने कहा, मैं रिया बोल रही हूँ। समिधा ने कहा, रिया मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? ओह, रिया ने कहा, एकदम ठीक। तुमने कहीं जॉब ज्वाइन किया क्या? समिधा ने कहा, नहीं, वहाँ कल ही तो जॉब छोड़ा है, इतनी जल्दी जॉब कहाँ मिलता है। वैसे आज एक इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। रिया ने कहा, समिधा अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या तुम यहाँ मेरे साथ काम करना पसंद करोगी? मैं अभी कंपनी में फाइनेंस डिपार्टमेंट देखती हूँ। मेरे पास अभी 4 असिस्टेंट हैं, काम बहुत ज़्यादा है और एक पोस्ट खाली है। यदि तुम्हें ठीक लगे तो तुम यहाँ ज्वाइन कर सकती हो। कम से कम ये जगह सेफ है, तुम्हें किसी भी तरह से कोई परेशानी नहीं होगी। समिधा ने कहा, थैंक्स रिया, तुमने मेरे लिए इतना सोचा। तुम सच में बहुत अच्छी हो, लेकिन मुझे नहीं लगता मेरा वहाँ आना ठीक है। शायद संदीप और इवन ऋषभ भी मेरे आने से कंफर्टेबल फील ना करें। रिया ने कहा, समिधा तुम्हें मेरे साथ काम करना होगा, उनके साथ नहीं। तुम उसकी बिल्कुल फिक्र ना करो। तुम्हें यदि बुरा नहीं लगे तो जरूर से इस बारे में सोचना। समिधा की आवाज़ भर्रा गई। उसने कहा, रिया मुझे अभी जॉब की ज़रूरत इतनी है कि मुझे सोचना भी ज़रूरी नहीं है। यदि तुम मुझे ये चांस दोगी तो मैं पूरी ईमानदारी से काम करूँगी और कोशिश करूँगी कि तुम्हें कभी शिकायत का कोई मौका ना दूँ। रिया ने कहा, यू आर मोस्ट वेलकम। तुम कल से ऑफिस ज्वाइन कर लेना। एचआर को मैं बोल देती हूँ, तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर तुम्हें कल मिल जाएगा। इतना कहकर रिया ने फ़ोन रख दिया। फिर उसने अपर्णा को फ़ोन करके बुलाया और कहा, अपर्णा, क्या तुम संदीप भैया की पर्सनल असिस्टेंट बनना पसंद करोगी? अपर्णा हक्की बक्की सी खड़ी रही और बोली, मैं सपना देख रही हूँ क्या? रिया ने हंसते हुए कहा, नहीं, ये सच है। आज ही भैया ने कहा कि उसकी पर्सनल असिस्टेंट के लिए मैं किसी को भी अपॉइंट कर दूं, तो इस काम के लिए मैं आपको चुनती हूं, मिस अपर्णा। क्या आपको मंजूर है? अपर्णा ने झूठ मूठ सोफे पर गिरने का नाटक करते हुए कहा, रिया मैं सच में सपना नहीं देख रही ना? रिया ने कहा, एनफ अपर्णा, नाटक बंद कर और जल्दी बता। अपर्णा ने कहा, मुझे मंजूर है जी, अभी से इसी पल से बिना सैलरी के भी मैं ये काम करने को तैयार हूँ। इतना कहकर उसने रिया को कस के गले लगा लिया और बोली, पता है तू मेरी बॉस नहीं, मेरी बेस्ट फ्रेंड ज़्यादा है। आई लव यू सो मच। रिया ने भी अपर्णा को गले लगाते हुए कहा, इतना तो मैं अपनी फ्रेंड के लिए कर ही सकती हूँ। फिर उसने एचआर को फ़ोन करके अपर्णा के इंटरनल ट्रांसफ़र पेपर और समिधा के अपॉइंटमेंट लेटर को तैयार करने के लिए कहा। दोपहर तक रिया अपने सब काम निपटाकर ऋषभ के साथ कंपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के लिए रिसोर्ट देखने निकल पड़ी। अपर्णा ने अपना सामान संदीप के पर्सनल असिस्टेंट के खाली पड़े केबिन में शिफ्ट कर लिया। फिर अच्छे से जाकर फेस धोकर लाइट मेकअप किया और खुद को शीशे में देखकर बोली, अब लग रही हूँ मैं खूबसूरत। फिर स्माइल के साथ जाकर संदीप के केबिन पर नॉक किया और बोली, सर क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? संदीप ने अपना काम करते हुए ही कहा, यस प्लीज। अपर्णा ने अंदर आकर कहा, रिया मैम ने मुझे आपका पर्सनल असिस्टेंट अपॉइंट किया है। सर, तो मैं आपको रिपोर्ट करने आई थी, आपको कुछ भी काम हो तो मुझे बता दीजिएगा। संदीप ने अपर्णा की तरफ बिना देखे अपना काम करते हुए ही कहा, ओके मिस अपर्णा, कल सुबह से जब मैं ऑफिस में आऊँ आप उससे पहले ऑफिस में होनी चाहिए। मेरे पूरे दिन का वर्क रूटीन, मीटिंग्स, क्लाइंट से मिलना, प्रोजेक्ट की जानकारी, ये सब मेरे इस बोर्ड पर लिखे होने चाहिए। आप पर्सनली भी मुझे याद दिलाएंगी। इसके अलावा ऑफिस में मेरे लिए आने वाले सब कॉल्स लेंगी। सुबह 11 बजे एक ब्लैक कॉफ़ी मेरे रूम में भिजवानी है। दोपहर 2 बजे घर से आया हुआ लंच और शाम को 4 बजे अदरक वाली चाय और स्नैक्स। कोई भी मीटिंग या अपॉइंटमेंट के लिए मैं जाऊंगा तो आपको मेरे साथ चलना होगा। वहाँ के सारे डिस्कशन के मिनट्स बनाना, उसके हिसाब से मुझे याद दिलाना आपका काम होगा। उसके अलावा जो भी काम मैं आपको बताऊं वो सब करने होंगे। एंड वन मोर थिंग, मेरे केबिन में बिना अपॉइंटमेंट के कोई अंदर नहीं आना चाहिए। ऋषभ और रिया के अलावा बाकी के जनों को आप पहले मेरी परमिशन लेंगी, फिर अंदर भेजेंगी। अपर्णा सब नोट कर रही थी। संदीप ने कहा,
और आपको ऑफिस से छूटने में यदि किसी कारण से देरी होगी तो कंपनी की गाड़ी आपको घर छुड़वा देगी, लेकिन अपने घर पर इन्फॉर्म कर दीजिए कि इस नए जॉब रोल में ऐसा होगा। मुझे बाद में शिकायतें नहीं चाहिए। अपर्णा ने स्माइल के साथ कहा, जी सर, नो प्रॉब्लम। संदीप ने कहा, आपको समझ भी आया है जो मैंने कहा? अपर्णा ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, हाँ सर, आया ना। आज से आपकी सारी जिम्मेदारी मेरी। आपका ख्याल रखना, आपकी ज़रूरतों के हिसाब से सब काम संभालना, ऑफिशियली सब देखना। संदीप ने एक पेपर पर कुछ लिखकर अपर्णा को दिया और कहा, आज 3 बजे मुझे एक साइट विजिट के लिए जाना है। ये मेरे मेल का आईडी और पासवर्ड है। इसमें एक फोल्डर है, प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन। उसमें आपको सब डिटेल्स पढ़ने को मिल जाएंगे, तो आप पूरी जानकारी के साथ 2:45 पर तैयार रहिएगा। अपर्णा ने स्माइल के साथ कहा, ओके सर। वो संदीप के केबिन से बाहर जाने लगी तो संदीप ने उसे आवाज़ देकर रोका और बोला, अपर्णा। अपर्णा ने पीछे मुड़कर देखा तो संदीप अब भी अपने काम में ही डूबा था। वो एक प्रेजेंटेशन तैयार कर रहा था और उसका पूरा ध्यान उसी में था। अपर्णा ने बोला, यस सर, कहिए। संदीप ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, यहाँ आओ। अपर्णा वापस उसकी टेबल की तरफ गई तो संदीप ने कहा, मेरे फ़ोन में अपना मोबाइल नंबर सेव कर दो। तुम्हारे पास मेरा नंबर नहीं है अगर, तो वो भी ले लेना। आज के बाद आपका फ़ोन मुझे कभी भी बंद या आउट ऑफ कवरेज नहीं चाहिए। जब भी मैं आपको कॉल करूं, आपको फ़ोन उठाना है। अपर्णा ने कहा, यस सर। उसने टेबल पर पड़ा संदीप का फ़ोन उठाया तो उसमें पासवर्ड था। उसने संदीप की तरफ देखकर कहा, सर, पासवर्ड। अपर्णा की बात से संदीप का ध्यान पहली बार उस पर गया। उसके फ़ोन का पासवर्ड समिधा था। वो कुछ कहता इससे पहले ही अपर्णा ने फिर कहा, सर, आपके फ़ोन का पासवर्ड। संदीप ने उसके हाथ से फ़ोन लिया और उसमें से लॉक हटा दिया और बोला, अब कोई पासवर्ड नहीं है, तुम्हें जो ठीक लगे वो नया सेट कर देना। इतना कहकर वो अपना काम फिर से करने लगा। अपर्णा ने संदीप के फ़ोन में अपना नंबर सेव किया और फिर वहां से अपने केबिन में आ गई। उसने अपने केबिन में आकर संदीप के मेल पर से सारे प्रोजेक्ट्स के डिटेल निकाले और उन्हें अच्छे से पढ़कर समझ लिया। अपर्णा बहुत खुश थी। उसे सिर्फ संदीप के आसपास रहने को मिलेगा, इसी में बहुत खुशी महसूस हो रही थी। उसने 2 बजे संदीप के घर से आया लंच अच्छे से प्लेट्स में लगाया और संदीप के केबिन में ऑफिस बॉय से पहुंचवा दिया। उसने खुद ने भी जल्दी से लंच कर लिया क्योंकि थोड़ी देर बाद उसे संदीप के साथ बाहर जाना था। 2:40 पर उसने संदीप के केबिन के गेट पर नॉक किया और अंदर गई। संदीप ने उसे देखा और बोला, टाइम हो गया क्या? अपर्णा ने कहा, जी सर। संदीप ने कहा, मैं 2 मिनट में आता हूँ, फिर चलते हैं। वो वॉशरूम गया। तभी अपर्णा का ध्यान गया कि संदीप ने खाना नहीं खाया था। खाना प्लेट्स में ऐसे ही रखा था। उसने देखा तो फटाफट ऑफिस बॉय को खाना गर्म करके लंच बॉक्स में फिर सब पैक करने के लिए कहा और ये बॉक्स संदीप की गाड़ी में रखवाने को बोल दिया। उसने इतनी देर में संदीप के लैपटॉप को बंद करके बैग में रखा, पेन ड्राइव भी रख दिया। संदीप आया और बोला, चलें? अपर्णा ने कहा, जी सर। उसने संदीप का लैपटॉप बैग उठाया तो संदीप ने कहा, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है अपर्णा, हम अभी सिर्फ साइट विजिट के लिए जा रहे हैं जहां ये नया प्रोजेक्ट शुरू होगा। कल ऋषभ वो जगह देख कर आया था, उसे पसंद आई है, इसलिए आज मैं जा रहा हूँ। जगह पसंद आई तो कल इसे फाइनल कर देंगे। अपर्णा ने कहा, जी सर। संदीप और अपर्णा कार में आकर बैठ गए। संदीप खुद ड्राइव करने वाला था। अपर्णा ने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप बैठ गई। आधे घंटे बाद गाड़ी शहर से बाहर निकली तो अपर्णा ने कहा, सर, अगर आपको बुरा नहीं लगे तो क्या मैं कार की विंडोज ओपन कर लूं? संदीप ने कहा, बाहर हल्की बारिश है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें ठीक लगता है तो खोल लो। समिधा ने कार का एसी बंद किया और खिड़की खोल दी। उसे बंद कार में घुटन हो रही थी। फ्रेश हवा आई तो उसे अच्छा लगा। उसने संदीप से कहा, सर, आपने खाना नहीं खाया आज? संदीप ने कहा, हाँ, टाइम नहीं मिला। अपर्णा चुप हो गई। फिर थोड़ी देर बाद बोली, आपको भूख नहीं लगी? संदीप ने कहा, थोड़ी तो लगी है, पर अभी तो पहले साइट विजिट करनी है। वहां पहुंचने में भी अभी आधा घंटा और लगेगा। हमें शाम को वापस शहर आते समय कम से कम 7 बज जाएंगे। खाना उसके बाद। अपर्णा ने कहा, सर, मैंने आपका लंच बॉक्स पैक करवा के लाया है,
कार में ही रखा है, आप यदि खाना चाहें तो खा सकते हैं। संदीप ने अपर्णा की तरफ देखकर कहा, और गाड़ी कौन चलाएगा, आप? अपर्णा ने हंसते हुए कहा, सर मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती। एक बार कोशिश की थी मैंने, रॉन्ग साइड ले जाकर भिड़ा दी थी। उसके बाद कभी फिर कोशिश ही नहीं की। अपर्णा की बात सुनकर संदीप मुस्कुरा दिया, बोला, कोशिश करती रहो, आ जाएगी। एक बार ऐसा हुआ, जरूरी तो नहीं है आगे भी वैसा ही हो। अपर्णा ने कहा, यस सर। वैसे आप भी 10 मिनट गाड़ी रोक कर खाना खा लीजिए। संदीप ने कहा, नहीं अभी वहाँ पहले पहुँचते हैं, टाइम मिला तो वहीं खा लूँगा। एंड थैंक्स लंच बॉक्स लेकर आने के लिए। अपर्णा ने स्माइल कर दिया और कार की विंडो के बाहर देखने लगी। बहुत हल्की हल्की बारिश थी। रोड के दोनों तरफ नारियल के पेड़ थे। मौसम सच में बहुत खुशनुमा था। अपर्णा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा कि उसे संदीप के साथ ऐसे कहीं जाने का चांस मिलेगा। उसने संदीप से कहा, सर आप गाने नहीं सुनते क्या? संदीप ने कहा, पहले सुनता था अब नहीं। अपर्णा ने कहा, एफएम तो है ना, मैं चला लूं क्या? संदीप ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ स्माइल कर दिया। अपर्णा ने एफएम ऑन किया तो बारिश के मौसम का गाना ही बज रहा था। अपर्णा आंखें बंद करके उस गाने को सुनने लगी। संदीप ने अचानक से गाना बंद कर दिया और अपर्णा ने आंखें खोली और बच्चों की तरह बोली, क्या हुआ सर? कितना रोमांटिक गाना था, आपने बंद क्यों कर दिया? संदीप ने झेपते हुए कहा, वो गाना मुझे पसंद नहीं। अपर्णा ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं। उसने फिर एफएम ऑन किया और संदीप ने फिर गाना बंद कर दिया। अपर्णा ने फिर से आंखें खोलकर कहा, अब क्या हुआ सर? ये तो कितना प्यारा गाना है। संदीप ने कहा, कुछ नहीं, मुझे नहीं पसंद। अपर्णा ने मुंह बनाते हुए कहा, ऐसा भी कोई होता है क्या सर जिसे गाने पसंद ना हो? संदीप ने कहा, मुझे नहीं पसंद, आप मुझे शांति से गाड़ी चलाने दीजिए। अपर्णा चुपचाप आंखें बंद करके बैठ गई। 1 घंटे बाद दोनों साइड पर पहुंचे। संदीप ने वहां अपने इंजीनियर को भी बुला लिया था, जो उनका पहले से ही वेट कर रहा था। उन लोगों ने इस जगह की सारी साइड इंफॉर्मेशन, पानी का लेवल, आसपास की जरूरत की चीजें सब देखी। अपर्णा सिर्फ संदीप जो उसे बोल रहा था उसके पॉइंट्स नोट कर रही थी। प्रोजेक्ट इंजीनियर ने बताया कि ये जगह फार्म विलाज बनाने के लिए सच में अच्छी है, लोग इन्वेस्ट करेंगे ही। जगह सच में बहुत सुकून देने वाली थी। संदीप को भी सब पसंद आया। उसने ऋषभ को फ़ोन करके कहा, डील फाइनल करते हैं, मुझे पसंद आई ये जगह। सब कुछ देखकर निकलने लगे तो अपर्णा ने फिर कहा, सर आपने खाना नहीं खाया, वापस पहुंचने में 1.5 घंटा लगेगा, खा लीजिए। संदीप ने कहा, ओके ले आओ। संदीप वहीं एक खाली सी जगह पत्थर पर बैठ गया। अपर्णा ने लंच बॉक्स लाकर एक न्यूज़पेपर पर खोलकर कहा, संदीप को बहुत तेज भूख लगी थी, वो खाना खाने लगा। तभी उसे ध्यान आया। उसने अपर्णा से पूछा, आपने लंच किया? आप भी चाहो तो थोड़ा साथ में खा सकती हो। अपर्णा ने कहा, नहीं सर आप खाइए, मैंने तो लंच कर लिया था, आपको कंपनी देने के लिए साथ जरूर बैठ जाऊंगी। अपर्णा वहीं खाली पड़ी जगह में एक जगह घास पर बैठ गई। उसे ये जगह बहुत पसंद आई। संदीप खाना खा रहा था। अपर्णा बीच बीच में उसे देख लेती। वो मन ही मन सोच रही थी, कितना सुकून है यहाँ, काश लाइफ ऐसी ही होती, संदीप सर और मैं। तभी उसका ध्यान गया, संदीप का लंच होने वाला है। वो उठकर गई, कार में से पानी का एक बोतल लेकर आई और संदीप की तरफ बढ़ा दिया। संदीप ने बोतल ली, हाथ धोकर पानी पीकर उसने कहा, चलें। अपर्णा ने हम कहा और टिफिन को फिर से पैक कर दिया। पेपर को भी साथ में फोल्ड करके बैग में रख दिया। कार में आकर उसने अपने पर्स से एक चॉकलेट निकालकर संदीप की तरफ बढ़ा दी। संदीप ने उसमें से एक छोटा सा पीस लिया और स्माइल करके उसे थैंक्स कहकर कार में बैठ गया। अपर्णा को संदीप बहुत सीधा सुलझा सा इंसान लगता था। न उसे अपने इतनी बड़ी कंपनी के एमडी होने का घमंड था, न अपने रुतबे का। अपर्णा भी कार में आकर बैठ गई। संदीप ने उसे अब आगे इस प्रोजेक्ट के लिए किन किन से डील करना है, कैसे काम होगा, सब समझाया। अपर्णा सब चीज़ें नोट कर रही थी। थोड़ी देर बाद उसने संदीप से कहा, सर मैं कुछ पूछूं, आपको यदि बुरा नहीं लगे तो? संदीप ने कहा, हाँ बोलो। अपर्णा ने कहा, सर आपको गाने क्यों नहीं पसंद? संदीप ने कहा, कोई कारण नहीं, बस नहीं पसंद, मैंने कभी ज़्यादा म्यूजिक सुना नहीं। अपर्णा ने कहा, अच्छा, लेकिन सुना करिए, म्यूजिक सुनने से हम रिलैक्स हो जाते हैं, सफ़र अच्छे से कटता है।
और उसने संदीप की तरफ देखकर स्माइल कर दिया। संदीप ने भी कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद उसने ही पूछा, अपर्णा अपने घर में आपने इन्फॉर्म किया है क्या? हो सकता है सिटी में एंटर करने पर हमें ट्रैफिक मिले। अपर्णा ने कहा, सर मैं घर में नहीं रहती, पीजी में रहती हूँ। संदीप ने कहा, अच्छा कहाँ से हो आप? फैमिली कहाँ है? अपर्णा ने सिर झुकाकर कहा, सर फैमिली नहीं है, पापा बचपन में ही गुजर गए थे। 3 साल पहले मम्मा भी मुझे छोड़कर चली गईं। अब दूर के बस रिश्तेदार हैं, वो दिल्ली में रहते हैं। अपर्णा के बारे में सुनकर संदीप को बुरा लगा। उसने उसके बाद फिर कुछ भी पर्सनल सवाल नहीं किया। थोड़ी देर बाद अपर्णा ने कहा, सर मेरा सिर दुख रहा है, मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ। संदीप ने कहा, हम। अपर्णा ने सीट पर सिर लगा लिया और आंखें बंद करके बैठ गई। संदीप ने थोड़ी देर बाद एक जगह गाड़ी रोकी। अपर्णा ने आंखें खोलकर देखा, एक छोटा सा रेस्टोरेंट था। संदीप ने कहा, बाहर आ जाओ, चाय पी लेते हैं, सिर दुखना बंद हो जाएगा। अपर्णा ने कुछ नहीं कहा। वो संदीप के पीछे रेस्टोरेंट में अंदर चली गई। संदीप ने दोनों के लिए चाय मंगवाई और अपर्णा से पूछा, कुछ खाओगी आप? उसने सिर हिलाकर मना कर दिया। संदीप ने फटाफट चाय खत्म की और देखा तो अपर्णा धीरे धीरे सिप लेकर पी रही थी। संदीप ने कुछ नहीं कहा, वेट करने लगा। तभी अपर्णा वहां से अचानक से उठी और रेस्टोरेंट के बाहर एक खाली पड़ी जगह पर चली गई। संदीप को उसका अचानक से ऐसे उठकर जाना अजीब लगा। वो पीछे पीछे आया तो उसने देखा अपर्णा सिर पकड़कर बैठी है और उसे वोमिट हो गई थी। वो वापस रेस्टोरेंट में आया और एक पानी की बोतल खरीदकर अपर्णा को ले जाकर दे दी। अपर्णा ने मुंह साफ किया और चेहरा धोकर थोड़ा पानी पिया। संदीप ने पूछा, क्या हुआ आपको? वोमिट हो रही है, तबीयत ठीक नहीं है क्या? अपर्णा ने पास पड़ी एक कुर्सी पर बैठते हुए कहा, सर बंद कार में मुझे घुटन होने लगती है, शायद उसे एसिडिटी हो गई, अब वोमिट हो गई तो थोड़ा ठीक लग रहा है। संदीप ने कहा, कुछ और लाकर दूं? अपर्णा ने कहा, नहीं सर, अभी कुछ नहीं चाहिए। थोड़ी देर वहीं रुककर दोनों कार में बैठकर फिर से रवाना हो गए। इस बार संदीप ने कार का एसी ऑन करने की जगह कार की खिड़कियां खुली रखीं। थोड़ी देर में अपर्णा पहले से बेहतर महसूस करने लगी। उसने संदीप की तरफ देखकर कहा, सॉरी सर, आपको मेरे कारण परेशान होना पड़ा। संदीप ने कहा, नहीं मेरी गलती है, मैं आपको लेकर आया, मुझे ध्यान रखना चाहिए था, आगे से ऐसे विजिट्स पर आपको लेकर नहीं जाऊंगा। संदीप की बात सुनकर अपर्णा का मुंह बन गया। उसने जल्दी से कहा, नहीं सर, आपकी गलती नहीं है, मुझे तो आपके साथ बाहर आना बहुत अच्छा लगा। अपर्णा जल्दबाजी में बोल तो गई, लेकिन उसने जब सोचा कि उसने क्या कह दिया है तो वो अपने दांतों में उंगली दबा ली। संदीप ने कुछ नहीं कहा। वो लोग शहर में एंटर कर चुके थे, पर अब तक ट्रैफिक बहुत बढ़ चुका था। कार धीमे धीमे आगे बढ़ पा रही थी। आखिर 9 बजे संदीप ने अपर्णा को उसके बताए पीजी पर छोड़ दिया। उसे खुद घर पहुंचते पहुंचते 10 बज गए। खुशी अपनी दादी माँ से स्टोरी सुन रही थी। सब खाना खा चुके थे। गीता जी ने संदीप के लिए रिया को खाना लगाने को कहा तो संदीप ने मना कर दिया। उसने कहा, माँ मैं बहुत थक गया हूँ, खाना 4 बजे खाया है तो बिल्कुल भूख नहीं है। खुशी को गुड नाइट कहकर वो अपने रूम में आ गया। रिया और खुशी भी अपने रूम में चली गई। संदीप ने अपने रूम में आकर कपड़े बदले। फ्रेश होकर वो जैसे ही बेड पर लेटा, उसे अपर्णा का ध्यान आया। उसने सोचा कि मेरे साथ जाने के कारण उसकी तबीयत खराब हो गई। पूरे दोपहर से उसने कुछ खाया भी नहीं, उसकी कोई फैमिली भी नहीं है। मुझे उसे कल का ऑफ दे देना चाहिए था। एक बार रिया को कहकर उसे कॉल करवा देता हूँ। संदीप अपने रूम से बाहर आया। उसने सर्वेंट से पूछा, रिया कहाँ है? सर्वेंट ने कहा, छोटी भाभी तो अपने रूम में चली गईं। ऋषभ और रिया का रूम बंद था। संदीप को उन्हें इस वक्त डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगा। वो वापस अपने रूम में आ गया। थोड़े संकोच के बाद उसने अपने फ़ोन से अपर्णा को कॉल किया। अपर्णा अभी तक थकान और सिर दर्द के कारण सो चुकी थी। उसने नींदों में ही फ़ोन उठाया और कहा, हेलो कौन? संदीप ने कहा, अपर्णा मैं संदीप बोल रहा हूँ, तबीयत कैसी है तुम्हारी अब? अपर्णा को एकदम 440 वोल्ट का झटका लगा। संदीप का कॉल, वो भी उसके हालचाल पूछ रहा है। वो कुछ बोल ही नहीं पाई। संदीप ने कहा,
तुम ठीक हो ना? कुछ बोलो तो, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। अपर्णा को संदीप की बात सुनकर एक और शौक लगा। उसने खुद को संभालते हुए कहा, जी सर, मैं ठीक हूँ, मैं सो गई थी, तो अब काफ़ी बेटर लग रहा है। संदीप ने कहा, सॉरी, मैंने तुम्हारी नींद खराब कर दी। तुम कुछ खाकर रेस्ट कर लो, दोपहर से कुछ नहीं खाई हो, और कल ऑफिस मत आना, रेस्ट करो। अपर्णा ने कहा, थैंक यू सर। उसे आगे कुछ समझ नहीं आया, क्या बोले। संदीप ने कहा, ओके, मैं फ़ोन रखता हूँ। अपर्णा एकदम से होश में आई और बोली, सर आप भी खाना खाकर रेस्ट कर लीजिए, बहुत थक गए होंगे। कल यदि मुझे जरा भी दिक्कत लगी तो मैं रूम पर रुकूंगी, वरना ऑफिस आ जाऊंगी। संदीप ने कहा, ओके। इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया। अपर्णा आज दिन भर में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोचने लगी। उसके चेहरे से स्माइल हट ही नहीं रही थी। संदीप का साथ उसे एक अलग सा सुकून देता था। उसका शांत स्वभाव, उसका सबकी परवाह करना जैसे एक गहरा ठहराव हो। आज दिन में गाड़ी में चलते वो गाने जैसे भगवान ने उसी के दिल की बात कहने के लिए संदीप के सामने चलवाए हों। अपर्णा को एहसास हो रहा था कि उसे संदीप से प्यार हो गया है। ये फीलिंग ही बहुत प्यारी थी। बहुत देर तक संदीप के बारे में सोचते हुए वो सो गई। अगले दिन सुबह जब उठी तो तबीयत ठीक थी, लेकिन सर दर्द अब भी था। उसने सोचा, कुछ खा के थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, फिर दोपहर तक ठीक लगा तो ऑफिस चली जाऊंगी। उसने रिया और संदीप दोनों को मैसेज भी डाल दिया। उधर आज रिया और ऋषभ को खुशी के स्कूल जाना था। आज उसके स्कूल में बच्चों का रेसिटेशन कंपटीशन था, तो उन्होंने आज कंपनी नहीं जाने का डिसाइड किया था। संदीप अकेला ही कंपनी जाने के लिए निकल गया। समिधा भी आज ऑफिस आई और एचआर से मिलकर अपना अपॉइंटमेंट लेटर लिया। सब फॉर्मेलिटीज पूरी करने में उसे दोपहर हो गई। उसने रिया के लिए पूछा तो एचआर मैनेजर ने कहा कि वो तो आज ऑफिस नहीं आने वाली हैं, उन्होंने आज एक दिन का ऑफ लिया है। समिधा ने कहा, ओके। एचआर मैनेजर ने फिर कहा, समिधा आपकी ज्वाइनिंग हो गई है, आप एमडी सर को रिपोर्ट कर दीजिए। समिधा ने उलझन से कहा, जरूरी है क्या? मैनेजर ने कहा, हाँ, नए ज्वाइनी से हमेशा सर मिलते हैं, आप एक बार मिल आइए, फिर मैं आपको आपके सेक्शन में भेज दूंगा, और ये आपके जॉब रोल अलॉटमेंट पर भी सर के साइन ले लीजिए। समिधा ने और कोई रास्ता न देखकर कहा, ओके। वो संदीप के केबिन की तरफ गई। वो मन ही मन ये सोचे जा रही थी, अच्छा है फर्स्ट डे ही पता चल जाए। संदीप यदि मुझे बाद में निकालेंगे उससे अच्छा है आज ही डिसाइड हो जाए। वो संदीप के केबिन पर नॉक करके अंदर आई। संदीप अपने काम में बिजी था। उसने बिना देखे कहा, अपर्णा, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? तुम ऑफिस क्यों आई? मैंने तुम्हें रेस्ट करने को कहा था ना। समिधा संदीप की बात सुनकर एकदम सकपका गई और बोली, मैं अपर्णा नहीं समिधा हूँ, आज यहाँ ज्वाइन किया है, मुझे एचआर मैनेजर ने आपके पास भेजा है। उसने इतना कहकर जॉब रोल अलॉटमेंट लेटर उसकी तरफ बढ़ा दिया। संदीप ने बेल बजाकर ऑफिस बॉय को बुलाया और कहा, मेरे केबिन में कोई भी बिना अपॉइंटमेंट के नहीं आना चाहिए, आगे से ध्यान रखना वरना तुम्हारी जॉब गई। समिधा शर्म से पानी पानी हो गई। संदीप ने उसके लेटर पर साइन किए और कहा, मिस समिधा, आप इस कंपनी की फाइनेंस हेड मिसेज रिया कपूर को रिपोर्ट करेंगी। इसके बाद आपको कभी भी मुझसे यदि कोई काम हो तो प्लीज़ पहले मेरी पीए से कहकर अपॉइंटमेंट लेकर आइएगा। समिधा की आंखें भर आईं। उसने कहा, यस सर, और वहाँ से केबिन से बाहर निकल आई। उसने मन ही मन सोचा, अगर मुझे यहाँ काम करना है तो खुद को बहुत मजबूत बनाना होगा। उसने एचआर मैनेजर को वो लेटर दे दिया और उसके बताए केबिन में आकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट के दूसरे टीम मेंबर्स नीता, सलभ और अतुल आकर समिधा से मिले। उनसे मिलकर समिधा को थोड़ा बेटर फील हुआ और वो उनसे काम समझने लगी। इधर जब अपर्णा लंच टाइम पर ऑफिस पहुंची तो ऑफिस बॉय से कहकर संदीप का लंच प्लेट में लगवाया और उसे संदीप के केबिन में ले जाने को कहा। ऑफिस बॉय ने डरते हुए कहा, अपर्णा दीदी, आप किसी और को भेज दो, साहब बहुत गुस्से में हैं। मैं गया और कोई फिर से गलती हो गई तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। अपर्णा ने आश्चर्य से पूछा, सर गुस्से में हैं? रियली? उन्हें गुस्सा भी आता है? ऑफिस बॉय ने उसे बताया, अभी थोड़ी देर पहले एक मैडम आई थीं और सर के केबिन में चली गईं। सर ने उन्हें तो कुछ नहीं कहा पर मुझे बहुत डांटा कि कोई उनके केबिन में बिना टाइम लिए कैसे घुस गया। अपर्णा ने समझते हुए कहा,
कोई बात नहीं, सर ने मुझे भी कहा था उनकी परमिशन के बिना किसी को भी अंदर नहीं भेजना है, शायद इसलिए गुस्सा हो गए। तुम जाओ, मैं प्लेट अंदर रख देती हूँ। इतना कहकर अपर्णा अंदर चली गई। उसने देखा संदीप खिड़की की तरफ मुंह करके खड़ा है। अपर्णा ने उसे आवाज़ दी और कहा, सर आपका खाना लगा दिया है, प्लीज लंच कर लीजिए। संदीप अपने ही ख्यालों में खोया था। अपर्णा ने उसे फिर आवाज़ दी। जब दोबारा भी उसने नहीं सुना तो वो संदीप के पास गई और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, सर लंच लगा दिया है। संदीप ने चौंक कर देखा, सामने अपर्णा है। उसने कहा, मुझे भूख नहीं है, खाना नहीं खाना। अपर्णा ने देखा संदीप का मूड सच में बहुत खराब है। उसकी आंखें बहुत उदास थीं। अपर्णा ने कहा, ओके सर, मैं खाना ले जाती हूँ। संदीप ने हम कहा और फिर लैपटॉप पर काम करने लगा। अपर्णा थोड़ी देर बाद एक गिलास जूस का लेकर आई और बोली, सर खाना नहीं खाया, जूस तो पी लीजिए। संदीप उठकर अपने केबिन में लगे सोफे पर आकर बैठ गया। अपर्णा भी वहीं उसके सामने बैठ गई और मुस्कुराकर बोली, यदि कोई बात पर गुस्सा आ रहा है तो मुझ पर निकाल लीजिए, पर भूखा मत रहिए। संदीप ने बिना कुछ कहे जूस पी लिया। फिर उसे ध्यान आया तो उसने अपर्णा से पूछा, अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? तुम आज रेस्ट करके कल आ जाती। अपर्णा ने गिलास उठाते हुए कहा, अगर मैं आज रेस्ट करती तो आप भूखे रह जाते। आपका ध्यान रखने के लिए भी तो कोई चाहिए। आपने कल दिन में भी खाना ऐसे ही चलते फिरते में खाया था, रात को घर लौटकर भी शायद ही खाया हो, और अभी भी लौटा दिया। संदीप ने अपर्णा की तरफ देखा। अपर्णा भी संदीप की आंखों में देख रही थी। एक पल की खामोशी के बाद अपर्णा ने अपनी नज़रें झुका लीं। अपर्णा ने नज़रें झुकाए हुए ही कहा, सर वैसे तो मैं आपके पीए हूँ, लेकिन दोस्त भी बुरी नहीं हूँ। कभी कभी हम अपने सबसे अपने लोगों के साथ भी वो बातें शेयर नहीं कर पाते जो अनजान लोगों के साथ कर लेते हैं। अगर आपको कभी भी ऐसा लगे तो आप अपने मन की बातें मुझसे शेयर कर सकते हैं। दिल में यदि कोई तकलीफ हो तो उसे कह देना, अच्छा कोई समाधान निकले या ना निकले, कम से कम मन तो हल्का हो जाता है। संदीप ने उसकी तरफ देखते हुए ही कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरे मन में कुछ है? अपर्णा ने कहा, सर आपके दिल का दर्द आपकी आंखों में नजर आता है। जब मन करे कह दीजिएगा, शायद उसके बाद आप इस दर्द से बाहर निकल पाएं। अपर्णा की बातें सीधा संदीप के दिल पर चोट कर रही थीं। अपर्णा उठकर जाने लगी तो संदीप ने अपर्णा का हाथ पकड़ लिया और कहा, प्लीज मत जाओ। अकेले होते ही मेरा मन मुझे मेरे जीवन के उन पलों में ले जाता है जहां मैं वापस मुड़कर कभी नहीं जाना चाहता। मुझे बहुत तकलीफ होती है, मैं सच में इससे बाहर निकलना चाहता हूँ। अपर्णा ने संदीप के हाथ को कसकर पकड़ते हुए कहा, मैं यहीं हूँ आपके पास, चलिए मिलकर आपके नए प्रोजेक्ट का काम करते हैं। आपने कल प्रेजेंटेशन बनाया था ना, मुझे प्लीज़ समझाइए। संदीप ने हम कहा और आकर अपनी चेयर पर बैठ गया। उसने लैपटॉप ऑन किया और उसे फिर डेस्कटॉप पर समिधा का चेहरा नजर आया। उसका दर्द फिर उसके चेहरे पर नजर आने लगा। उसने चेयर से सिर लगा लिया और आंखें बंद कर लीं। अपर्णा ने जब संदीप के चेहरे के बदलते हुए भाव देखे तो उसने लैपटॉप की स्क्रीन अपनी तरफ की। वहाँ उसे समिधा की फ़ोटो नजर आई। उसने अपने फ़ोन से खुशी की एक बचपन की फ़ोटो मेल पर भेजी और उसे संदीप के डेस्कटॉप पर लगा दिया। उसके बाद उसने कहा, सर शुरू करें। संदीप ने अपनी आंखें खोलीं और जब डेस्कटॉप की तरफ देखा तो बोला, ये क्या किया अपर्णा? तुमने वो पिक चेंज क्यों की? उसने खुद वो फ़ोटो अपने हाथ से मेरे लैपटॉप पर लगाई थी और मुझे मना किया था कि इसे कभी ना बदलूं। पिछले 5 सालों से मैं वो हिम्मत नहीं कर पाया। अपर्णा ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, वो पिक आपने नहीं मैंने बदली है, और जो यादें दर्द देने लगे उन्हें हटा देना अच्छा। अब खुशी की ये तस्वीर जब भी आप देखेंगे तो आपके चेहरे पर सिर्फ स्माइल होगी। आपको याद है कल आपने मुझे क्या कहा था जब मैंने आपको बताया मैंने कार सीखते टाइम भिड़ा दी थी गाड़ी? आपने तब कहा था कि एक बार ऐसा हुआ, जरूरी तो नहीं कि फिर से वैसा हो, कोशिश करो सीख जाओगी। आज मैं भी आपसे वही बात कहती हूँ सर, जो पहले हुआ जरूरी तो नहीं फिर से हो। खुद को एक मौका दीजिए, शायद इस बार आपके जीवन में खुशियाँ लिखी हों। अपर्णा की बात सुनकर संदीप
निरुत्तर हो गया। उसने अपनी प्रेजेंटेशन खोली और अपर्णा को उसके बारे में बताने लगा। आधे घंटे बाद सच में उसका मूड अब पहले से काफ़ी बेहतर हो चुका था। ऋषभ और रिया ने 2 दिन के समय में बेंगलोर शहर के आसपास के सब रिसोर्ट देखे और उनमें से एक को पसंद करके बुक कर दिया। कंपनी फंक्शन की सारी जिम्मेदारी उन दोनों ने ही उठानी थी, इसलिए वो हर अरेंजमेंट खुद देखना चाह रहे थे। शाम को जब दोनों घर पहुंचे तो देखा खुशी और संदीप हॉल में बैठे खेल रहे हैं। ऋषभ और रिया भी फ्रेश होकर आकर सबके साथ हॉल में बैठ गए और कंपनी फंक्शन के बारे में चर्चा करने लगे। संदीप ने ऋषभ को कहा कि कल कार्ड छपवाने के लिए दे देते हैं, फिर इनविटेशन भेजने में भी टाइम लगेगा। गीता जी भी वहां आ गईं। उन्होंने कहा अभी आकांक्षा की सासू माँ का फोन आया था, वो उसका 7वां पूजना चाह रहे हैं, उसके बाद ही आकांक्षा को वो यहाँ भेजेंगे। रिया ने पूछा कब का प्रोग्राम रख रहे हैं वो लोग, हमें उसके लिए भी तैयारी करनी होगी। गीता जी ने कहा 19 को उन्होंने रखा है, तो हम लोगों को यहाँ से 17 को निकलना होगा। तुम उस हिसाब से सबके टिकट बुक कर लेना। और रिया सब खरीदारी करने में बेटा तुम्हें ही मेरी मदद करनी होगी। रिया ने स्माइल के साथ कहा माँ ये भी कोई कहने की बात है, आप सिर्फ क्या क्या लेना है ये बताइए, फिर आप और मैं मिलकर सब ले आएंगे। संदीप ने बीच में ही कहा लेकिन माँ 20 तारीख को हमारे कंपनी का एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है, सब जने कैसे जा पाएंगे। गीता जी ने कहा लेकिन बेटा हम उन्हें मना भी तो नहीं कर सकते ना, अगर नहीं जाएंगे तो आकांक्षा को कितना बुरा लगेगा। उन लोगों ने बहुत ही प्यार से बुलाया है। तभी वहां बैठी खुशी बोली बाओ मुझे भी जाना है आकांक्षा बुआ के पास, अब उनका लिटिल बेबी आ गया क्या। रिया ने हंसकर कहा अभी टाइम है, जब बुआ यहाँ आ जाएंगे उसके बाद ही आएगा। खुशी ने कहा ओह तो फिर बुआ को बोलो जल्दी यहाँ आ जाएं। गीता जी ने उसे अपनी गोद में बैठाकर कहा इसीलिए ही तो जा रहे हैं बेटा तेरी बुआ के पास, ताकि उसे यहाँ ला सकें। ऋषभ ने कहा मम्मा 7 दिन का टाइम है हमारे पास, अभी यहाँ का भी सब देखना है और वहाँ का भी। मैं टिकट्स तो अभी बुक करवा देता हूँ, लेकिन वापस लौटने का टिकट कब को करवाऊँ, क्योंकि 19 का फंक्शन है। आकांक्षा उस दिन रात तक फ्री नहीं होगी, उसे भी साथ लाना है, तो 20 की सुबह के लिए उनसे पूछकर देखिए, वो हाँ करें तो मैं जाने और आने के टिकट एक साथ बुक करवा देता हूँ। गीता जी ने आकांक्षा की सासू माँ को फ़ोन करके सब बताया और उनसे पूछा कि 20 की सुबह को हम आकांक्षा को लेकर आ सकते हैं क्या। उन्होंने कहा 20 को तो बुधवार है, हम आकांक्षा को उस दिन नहीं भेजेंगे, आप 21 की टिकट करवा लीजिए। गीता जी ने कोई रास्ता ना देखकर हाँ कह दिया। उन्होंने जब ये बात सबको बताई तो सब चिंता में हो गए कि अब क्या किया जाए। रिया के दिमाग में अचानक से कुछ आया। उसने कहा वैसे एक काम किया जा सकता है, मैं और ऋषभ यहाँ रुक जाते हैं, आप सब लोग जा आइए, हम यहाँ के प्रोग्राम का मिलकर संभाल लेंगे। मैं शॉपिंग आप सबको करवा देती हूँ माँ, फिर आप पापा और भैया निकल जाइएगा। वहीं पास में बैठी खुशी बोली लेकिन मुझे भी जाना है बुआ के यहाँ। रिया ने उसे समझाना चाहा कि बुआ तो फंक्शन के बाद यहीं आ रही है ना, पर खुशी जिद पकड़ के बैठ गई नहीं मुझे भी जाना है। तभी संदीप ने कहा एक काम करो तुम सब लोग जाओ, यहाँ का मैं संभाल लूँगा। रिया मन ही मन बहुत खुश हुई, वो यही चाहती थी कि संदीप खुद यहाँ रुकने के लिए कहे। उसने कहा लेकिन भैया आप अकेले सब कैसे संभालोगे। संदीप ने कहा मैं मैनेज कर लूँगा रिया। रिया ने कहा एक काम करिए, मैं अपर्णा को फ़ोन करके कह देती हूँ, वो आपको सब चीज़ों में हेल्प कर देगी, बस आने जाने में देर हो तो आप उसका वो मैनेज करवा दीजिएगा। संदीप ने कहा ओके मैं कर दूंगा सब। रिया मन ही मन बहुत खुश थी, वो चाहती थी कि अपर्णा और संदीप दोनों ऑफिस के अलावा भी साथ में टाइम बिताएं, एक पूरे प्रोग्राम की तैयारी साथ में मिलकर करेंगे, तो उसे उम्मीद थी कम से कम दोनों के बीच थोड़ी बॉन्डिंग भी बनेगी। ऋषभ ने रात तक सबके टिकट बुक कर दिए। 17 की सुबह सबको निकलना था और 22 की सुबह वापस लौटने की टिकट हुई। ऋषभ सब काम से फ्री होकर बेडरूम में आया। उसने देखा खुशी सो चुकी है तो रिया को बाहों में भरकर बोला क्या चल रहा तुम्हारे दिमाग में। रिया ने हंसते हुए कहा
कुछ भी नहीं। ऋषभ ने उसे थोड़ी सी गुदगुदी करनी शुरू की और बोला, बताओ जल्दी, ये सब क्या प्लानिंग है? रिया ने हंसते हंसते कहा, बताती हूँ, पहले गुदगुदी बंद करो वरना खुशी उठ जाएगी। रिया ने कहा, वो संदीप भैया और अपर्णा को पास लाने के लिए ये सब किया, क्योंकि मुझे अपर्णा ने बताया था कि भैया उसे ऐसे फ्रेंड बहुत सारी बातें शेयर कर रहे हैं इन दिनों। वो अपने अंदर ये गिल्ट भरे बैठे हैं कि समिधा ने जो भी किया उसका कारण ये है कि वो उसे उसके हिस्से का प्यार नहीं दे पाए। उन्हें लगता है कि उनके प्यार देने में कोई कमी थी, इसलिए समिधा ने उन्हें कभी अपने दिल में जगह ही नहीं दी। वो आज भी समिधा को बहुत मिस करते हैं। ऋषभ ने कहा, फिर वो क्या वापस समिधा से शादी करना चाहते हैं? रिया ने कहा, ये तो भैया के मन की बात है, वो ही जाने। लेकिन जो भी है, अपर्णा बिना किसी उम्मीद के, सब जानते हुए सिर्फ ये कोशिश करती है कि भैया खुद को गलत समझना बंद करें और जीवन को फिर से एक नए सिरे से शुरू करें। उसका कहना है कि यदि वो समिधा के साथ भी आगे बढ़ेंगे तो उसे खुशी ही होगी, क्योंकि कम से कम संदीप भैया फिर से खुश तो रह पाएंगे। वैसे जब से समिधा ऑफिस में आई है, पिछले कुछ दिनों में ही उसने काम अच्छे से समझा है और मन लगाकर सिर्फ अपने काम पर ध्यान दे रही है। उसने ना ही आगे होकर कभी संदीप भैया से मिलने की कोशिश की, ना ही आपसे। मुझसे भी बहुत रिस्पेक्ट से बात करती है। मुझे लगता है वो सच में बदल गई है और इस वक्त उसकी ज़िंदगी में सिर्फ एक चीज़ है, सम्मान से नौकरी करके खुद को और अपनी माँ को संभालना। संदीप भैया भी उसे फर्स्ट डे मिल चुके हैं, लेकिन उन्होंने भी उससे अभी तक उस दिन के बाद कोई बात नहीं करी है। ऋषभ ने कहा, देखो भगवान क्या करते हैं, कैसे भी हो भैया फिर से खुश रह पाएं। रिया ने ऋषभ की बाहों में सोते हुए कहा, आएगा वो दिन भी जल्दी। लड़के बहुत स्ट्रांग दिखाते हैं खुद को, लेकिन उन्हें कोई चाहिए होता है जो उन्हें संभाल ले, अपने प्यार से उन्हें संबल दे। फिर वो दुनिया का कोई भी काम करने की ताकत रखते हैं। भैया की जिंदगी में बस उस हमसफर की ही कमी है जो उन्हें आकर संभाल ले। ऋषभ और रिया दोनों थोड़ी देर बात करके सो गए। अगले 4-5 दिन घर में सभी के बहुत व्यस्त निकले। रिया ने गीता जी को सबके लिए शॉपिंग करवाई, सब ले जाने का सामान पैक करवाना और फिर घर में आकांक्षा के लिए रूम तैयार करवाना। इन सब में ही उसका वक्त निकल रहा था। कंपनी वो सिर्फ 1-2 घंटे के लिए जा पा रही थी। संदीप ने सब क्लाइंट्स को पर्सनली मिलकर इनविटेशन दे दिए थे। अपर्णा और वो सब काम प्रोग्राम के हिसाब से संभाल रहे थे। प्रोग्राम के लिए उन्होंने शहर के सभी बड़े बिजनेस कारपोरेट्स को भी बुलाया था। रिसोर्ट में सब तरह की तैयारी करवाने में ऑफिस का स्टाफ भी मन से सब कामों में हेल्प करने में लगा था। ऋषभ इस वक्त में जो भी काम ऑफिस में जरूरी थे वो निपटा रहा था। फाइनली 17 की सुबह सब जने खुशी खुशी निकल गए। संदीप उन्हें छोड़कर ऑफिस पहुंचा। उसने अपर्णा से कहा, अब क्या क्या काम पेंडिंग बचा है? अपर्णा ने कहा, सर बाहर के सब इनविटेशन हो चुके हैं, कैटरिंग, डेकोरेशन, स्टाफ के रहने की व्यवस्था। अब बस कल्चरल प्रोग्राम जो हम करवाना चाह रहे हैं उसके लिए आपको मुंबई बात करनी है। उन लोगों की टिकट्स और आने के बाद के अरेंजमेंट देखने हैं। इसके अलावा स्टाफ अप्रेजल के लिए लिस्ट बनानी है। मुंबई ऑफिस और यहाँ के स्टाफ के बोनस और प्रमोशन डिसाइड करने हैं। संदीप पूरे दिन सब काम निपटाने में लगा रहा। कल्चरल प्रोग्राम के लिए आने वाले सभी आर्टिस्ट से उसने खुद बात करके उन्हें सब क्लियर कर दिया। अपर्णा ने उसके आने के बाद रुकने का टिकट्स भी बुक कर दी। फाइनली शाम तक दोनों ने मिलकर सब काम खत्म किए। संदीप अपने केबिन में बैठकर प्रोग्राम के अलावा आज दिन के ऑफिस के होने वाले रेगुलर वर्क को निपटाने में लग गया, क्योंकि ऋषभ के जाने के बाद उसे ही ऑफिस का डेली वर्क भी निपटाना था। 8 बज गए। अपर्णा ने संदीप के केबिन में उसे कॉल करके पूछा, सर आप डिनर के लिए घर जाएंगे या आपका खाना यहीं मंगवा दूं? संदीप ने कहा, मेरा थोड़ा काम और बचा है, तुम सिर्फ एक कॉफ़ी मुझे भिजवा दो, फिर तुम निकल जाना, मैं खाना बाद में घर जाकर खा लूँगा। अपर्णा ने कहा, ठीक है सर, और फ़ोन रख दिया। अपर्णा संदीप और खुद के लिए 2 कप कॉफ़ी लेकर आई। संदीप ने देखा तो बोला, बस 2 मिनट, तुम कप यहाँ टेबल पर रखो, मैं आता हूँ। अपर्णा सोफे पर जाकर बैठ गई और एक पेपर पर कुछ लिखने लगी। थोड़ा रुककर संदीप आया और सोफे पर बैठते हुए पूछा, क्या लिख रही हो? अपर्णा ने कहा, सर स्टाफ लिस्ट बना रही हूँ। आज दिन में मैंने सबसे बात कर ली थी,
रिसोर्ट में कौन कौन रुकना चाह रहे हैं और कितने जने फंक्शन के बाद वापस लौटेंगे। रिसोर्ट क्योंकि सिटी के बाहर है, हमें उनके आने जाने की व्यवस्था भी तो करनी होगी ना। संदीप ने कॉफ़ी पीते हुए कहा। हम कितने जने हैं? अपर्णा ने उसे लिस्ट के हिसाब से बताया। कुल 35 जने हैं सर। हमने वहाँ बुकिंग इस हिसाब से कर ली है। ऑफिस के सारे फीमेल स्टाफ के लिए 2 विला बुक किए हैं और मेल स्टाफ के लिए 5। सब अपने अपने ग्रुप्स के साथ रह लेंगे। संदीप ने उसके हाथ से वो रिसोर्ट का बुकलेट लेते हुए खुद देखने लगा, फिर बोला, इसमें एक वीआईपी पर्सनल विला और बुक कर दो। अपर्णा ने मुस्कुराते हुए पूछा, सर आपके लिए क्या? संदीप ने कहा, हाँ, मैं वैसे भी घर पर अकेला हूँ, इससे बेहतर है सबके साथ टाइम स्पेंड करूँ। अपर्णा ने कहा, ओके सर, मैं कल ही बात करके आपके लिए स्पेशली बुक कर देती हूँ। संदीप ने उससे वो लिस्ट मांगी, एक बार सरसरी तौर पर देखा और कहा, बाकी के जने जो आना चाहते हैं वापस, उनका मैं कल बात करके ट्रांसपोर्ट अरेंज करवा देता हूँ। रात के 10 बजे तक उनको वहाँ से फ्री कर देंगे। बाकी के लोगों के लिए सेम ट्रांसपोर्ट अगले दिन रात के डिनर के बाद पिकअप करने के लिए रहेगा। अपर्णा ने कहा, ओके। फिर वो बोली, ठीक है सर, मैं चलूँ फिर अब? संदीप ने कहा, तुम रुको थोड़ी देर, मैं अभी निकलूँगा, जाते समय तुम्हें छोड़ते हुए चला जाऊँगा। अपर्णा ने सिर हिलाकर हाँ कर दिया। उसकी शक्ल देखकर संदीप ने पूछा, कोई प्रॉब्लम है क्या, ऐसा फेस बनाया है? अपर्णा ने कहा, सर आपको तो काम करते टाइम भूख नहीं लगती, मुझे तो लगती है ना। इतनी देर हो गई, कुछ नहीं खाया, आपके साथ रुक जाऊंगी तो और 1 घंटे बाद खाना मिलेगा, वो भी मेरी पीजी वाली आंटी तो देंगी नहीं, मुझे मैगी बनाकर रहना पड़ेगा। हमारे पीजी में 9 बजे के बाद किचन बंद हो जाता है। अपर्णा ने भोलेपन से सब बातें कह देने पर संदीप को हंसी आ गई। मुझे नहीं पता था तुम इतनी पेटू हो, अपर्णा ने मुंह फुलाते हुए कहा। पेटू? संदीप ने कहा, ओह सॉरी, पेटू नहीं, फूडी। अपर्णा फिर से बच्चों की तरह हंस गई और बोली, सर फूड के बिना क्या लाइफ, 2 टाइम अच्छा खाना तो होना ही चाहिए ना, उसमें क्यों समझौता करना। संदीप अपर्णा की आंखों में आते जाते भाव, उसके चेहरे की स्माइल, उसके क्यूट से चेहरे बनाने को देख रहा था और जैसे उसके भोलेपन में कहीं खो गया। अपर्णा ने उसके हाथ को हिलाकर कहा, सर कहाँ खो गए, ऐसे क्या देख रहे हैं? संदीप अपर्णा की बात सुनकर झेप गया। उसने कहा, कुछ नहीं। उसने अपने मन ही मन कहा, ये गलत है संदीप, ये लड़की तुझ पर कितना भरोसा करती है, इसके बारे में अपने दिल में ऐसे भाव आने देना सही नहीं है। अपर्णा उठते हुए बोली, सर आप काम खत्म कर लीजिए, मैं यहीं आपका वेट करती हूँ, क्योंकि अकेले मुझे इतनी रात में अपने केबिन में बैठने में डर लगता है। संदीप ने कहा, नहीं हम चलते हैं, काम कल हो जाएगा, तुम्हें भूख भी लगी है ना, पहले तुम्हें अच्छा सा डिनर करवाता हूँ, फिर तुम्हें पीजी छोड़ दूंगा। अपर्णा ने जल्दी से कहा, अरे नहीं सर, आप परेशान मत होइए, आप काम फिनिश कर लीजिए, मैं कुछ भी बना लूँगी रूम पर जाकर। संदीप ने अपर्णा से तेज आवाज़ में कहा, ये तुम्हारे बॉस का ऑर्डर है। अपर्णा ने उठते हुए कहा, ओके सर। फिर दोनों ही एक साथ जोर से हंस गए। संदीप ने उसके सर पर प्यार से थपकी मारकर कहा, पागल हो तुम। अपर्णा को संदीप के साथ ये पल बहुत खास लगते थे। उसका मन करता हमेशा ऐसे ही लाइफ चलती रहे। उसे संदीप की तरफ से मिली इस दोस्ती से भी प्यार था, इसी कारण वो उसके इतना नज़दीक रह पा रही थी। इधर संदीप अपने मन की उलझनों में फंसा था। उसे अपर्णा का साथ बहुत अच्छा लगता था, उसके साथ रहकर वो सब भूल जाता था। उसका हमेशा मुस्कुराते रहना, कुछ भी बोलते रहना, उसका रोज़ ध्यान रखना, हर छोटी से छोटी बात बिना कहे समझ जाना। लेकिन फिर भी वो मन के किसी एक कोने में कहीं समिधा को लिए बैठा था। उसे लगता था काश किसी दिन समिधा फिर से उसके जीवन में लौट के आ पाती, पर वो ये भी जानता था कि ये एक ख्वाब है। समिधा और उसके रास्ते अब कभी नहीं मिल सकते। दोनों ऑफिस से निकले। उसने अपर्णा से पूछा, क्या खाओगी? अपर्णा ने कहा, सर जो आपको ठीक लगे, वैसे मुझे पाव भाजी बहुत पसंद है। संदीप उसे एक मॉल में लेकर आया। यहाँ का फूड कोर्ट बहुत फेमस था। अपर्णा ने वहाँ दोनों के लिए पाव भाजी ऑर्डर की और संदीप के पास बैठते हुए बोली, आप ऐसी जगह आते हो सर? संदीप ने कहा, नहीं अपर्णा, मेरे इस शहर में ज़्यादा दोस्त नहीं हैं, कभी कभी बस फैमिली के साथ डिनर के लिए जाता हूँ।
पहले आकांक्षा जरूर जिद करके ले आती थी, उसकी शादी के बाद तो एक बार भी आना नहीं हुआ। अपर्णा ने कहा, सबको लगता है वाओ, संदीप कपूर एमडी ऑफ कपूर इंडस्ट्रीज, इतनी कम उम्र में ये मुकाम हासिल करने वाला जना। पर सर पता है, आपकी लाइफ बहुत बोरिंग है। आप मेरी तरह खुल के नहीं जी सकते, बिंदास बेपरवाह, सिर्फ आज के लिए सोचने वाले। संदीप अपर्णा की तरफ गौर से देख रहा था। उसने कहा, तुम्हें कभी अकेलापन नहीं लगता? तुम्हारे पास तुम्हारी फैमिली नहीं है? अपर्णा ने कहा, सर मैं उस सब से खुद को बाहर निकाल चुकी हूँ। मेरी फैमिली मैं खुद हूँ। मुझे अपना ध्यान खुद का खुद रखना है। हाँ, लेकिन यदि कभी मेरी शादी हो गई, अगर भगवान ने चाहा, तो कम से कम मेरे 6 बच्चे जरूर होंगे। अपर्णा की बात सुनकर संदीप का खाना गले में ही अटक गया। उसे जोर से खांसी आने लगी। अपर्णा ने उसकी पीठ थपथपाते हुए उसे पानी का गिलास पकड़ा दिया। संदीप उसके मुंह से ऐसी बात सुनकर चौंक गया था। उसने हंसते हुए कहा, 6 कुछ कम नहीं है क्या? अपर्णा ने सोचते हुए कहा, हाँ कोई नहीं, 2-4 और कर लूँगी। वैसे भी इस दुनिया में मेरे जैसे प्यारे लोगों की बहुत ज़रूरत है। उसकी बातें सुनकर संदीप की हंसी रुक नहीं रही थी। वो शायद सालों बाद इतना खुल के हंसा था। उसने कहा, पता है तुम सच में पागल हो। अपर्णा ने कहा, हाँ सर मैं ऐसी ही हूँ, पर मैंने सच कहा था ना, आपकी लाइफ बहुत बोरिंग है। संदीप ने कहा, हाँ मेरी लाइफ बहुत बोरिंग है, मुझे तुम्हारी तरह इंटरेस्टिंग लाइफ चाहिए भी नहीं। अपर्णा ने कहा, आप जी सकते भी नहीं ऐसे। उसने अपने हाथों में लगी भाजी को अच्छे से चाट कर साफ किया और बोली, सर आप ऐसे कर सकते हो? संदीप ने थोड़ा संकोच के बाद उसकी जैसे ही खुद की उंगलियों पर लगी भाजी को चाट कर खाया। उसके करने में बहुत संकोच था। अपर्णा ने हंसते हुए कहा, सर आपकी ही उंगलियां हैं, आराम से चाट कर साफ कर सकते हैं, मेरी उंगलियां नहीं करनी। इतना कहकर वो फिर खिलखिलाकर हंस गई। उसकी बात से संदीप फिर से झेप गया और धीरे से बोला, तुम्हारे साथ रहकर मैं भी तुम्हारी तरह बेवकूफ़ी की हरकतें कर रहा हूँ। दोनों ने ऐसे ही मस्ती मजाक करते हुए डिनर फिनिश किया। संदीप ने कहा, चलें अब, मॉल भी बंद होने का टाइम हो रहा है। अपर्णा ने कहा, किसने कहा? मॉल अभी बंद नहीं होगा। संदीप ने हंसते हुए कहा, मॉल 11 बजे बंद हो जाता है। अपर्णा ने कहा, हाँ तो 1 घंटा है अभी। मुझे यहाँ परसों के ऑफिस प्रोग्राम के लिए ड्रेस भी लेनी है, वो ले सकते हैं, अभी ज़्यादा भीड़ भी नहीं रहेगी। संदीप ने कहा, ओके चलो। अपर्णा ने एक फैशन स्टोर में आकर थोड़ी देर देखने के बाद 3 ड्रेस सेलेक्ट करी। उसने संदीप का हाथ पकड़ा और उसे चेंजिंग रूम के वेटिंग एरिया में लाकर बोली, आप यहीं रुको, मैं चेंज करके आती हूँ। कौन सी सबसे अच्छी है बताना मुझे। संदीप ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मुस्कुरा दिया। अपर्णा ने एक घुटने तक लंबी स्लीवलेस वी नेक ब्लैक फ्रॉक पसंद की थी। एक मैरून कलर का गाउन था जो शोल्डर ओपन था और साइड से लॉन्ग कट में था, और एक 1 पीस शॉर्ट फिटिंग ड्रेस जो गोल्डन कलर की थी। वो सब पहनकर एक एक करके संदीप को दिखा के पूछ रही थी, बताइए इसमें से कौन सी अच्छी है। संदीप ने जब अपर्णा की तीनों ड्रेस देखी तो उसका मूड ऑफ हो गया। उसने कहा, तीनों बकवास हैं। अपर्णा ने मुंह फुलाकर कहा, तीनों कितनी हॉट हैं, मुझे पसंद हैं। संदीप ने गुस्से से कहा, हॉट हैं इसीलिए तो नहीं लेनी अपर्णा। अपर्णा ने कहा, क्यों नहीं लेनी, मुझे पसंद है। गोल्डन वाली तो सब में सबसे अच्छी है। जब मैं वो ड्रेस पहनूंगी तो सारी गर्ल्स देखती रह जाएंगी। संदीप ने गुस्से से उसके पास आकर कहा, गर्ल्स ही नहीं बॉयज भी देखते रह जाएंगे। अपर्णा खिलखिलाकर हंस दी और बोली, रियली, यानी ये ड्रेस अच्छी है? संदीप ने कहा, हाँ अच्छी है, लेकिन मैंने मना किया ना, तुम वो ड्रेस नहीं पहनोगी। अपर्णा ने खींचते हुए कहा, ये क्या बात है, ड्रेस अच्छी है तो फिर क्यों नहीं पहनूं? आप तो लंदन में रहकर आए हो, वहाँ की गर्ल्स तो ऐसे ही ड्रेसेस नॉर्मली पहनती होंगी। संदीप ने अपर्णा को दीवार से लगा के उसके दोनों तरफ अपनी बाहों का घेरा बनाकर कहा, तुम वो ड्रेस नहीं पहनोगी, मतलब नहीं पहनोगी, दिस इज़ फाइनल। अपर्णा ने भी उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा और कहा, और कारण? संदीप ने उसकी ठोड़ी को पकड़कर कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम्हें मेरे सिवा कोई इस तरह से देखे, ये हक किसी और को नहीं दे सकता मैं। अपर्णा ने अपनी नज़रें झुका लीं और धीरे से कहा, तो ये बात प्यार से भी तो बोल सकते हो ना। संदीप उसकी बात सुनकर खामोश हो गया। उसने पीछे हटते हुए कहा,
आई एम सॉरी। अपर्णा ने कहा, सॉरी इसलिए क्योंकि जो आपके दिल में है वो बाहर आ गया। संदीप ने उसकी तरफ आश्चर्य से देखा। अपर्णा ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, मैं ये ड्रेस वापस रख देती हूँ, हम चलते हैं, बहुत लेट हो रहा है। थोड़ी देर में दोनों मॉल से बाहर आ गए। पूरे रास्ते दोनों खामोश थे। जब गाड़ी अपर्णा के पीजी पर पहुंची तो अपर्णा उतरने लगी। संदीप ने उसकी कलाई पकड़ के रोक लिया और बोला, आई एम रियली सॉरी अपर्णा, मुझे इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए था, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। अपर्णा ने कहा, सर मेरा हाथ छोड़िए। संदीप ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से पूछा, क्या हुआ, ऐसे क्यों कर रही हो? अपर्णा ने कहा, सर लेट हो रहा है, जाने दीजिए मुझे। और जो बात आपने कही ना कि आपको नहीं पता आपने ऐसा क्यों किया, इस सवाल का जवाब आप खुद से पूछिएगा, जवाब मिल जाएगा। और हाँ, मैं वो कुछ भी नहीं करूँगी जो आपको पसंद नहीं। कल मिलते हैं, गुड नाइट। इतना कहकर अपर्णा संदीप की गाड़ी से उतरकर अपने पीजी के गेट में चली गई। संदीप थोड़ी देर वहीं कार में बैठा उसे जाते हुए देखते रहा, फिर घर के लिए निकल गया। घर पहुंचकर संदीप अपने बेडरूम में चला गया। उसका मन बहुत बेचैन था। वो खुद अपने आप को समझ नहीं पा रहा था। उसे खुद पर भी गुस्सा आ रहा था कि अपर्णा कितनी भोली है, खुश मिजाज रहती है। उसे क्या हक था उसके साथ ऐसा बिहेव करने का। वो बहुत देर तक करवटें बदलता रहा। बार बार उसके मन में अपर्णा की कही बातें गूंजती रहीं। आपने ऐसा क्यों किया? इस सवाल का जवाब खुद से पूछिए। उसने आखिर परेशान होकर अपर्णा को कॉल किया। थोड़ी देर रिंग जाने के बाद अपर्णा ने फ़ोन उठाया। संदीप ने कहा, हेलो अपर्णा। अपर्णा ने कहा, जी सर। संदीप उसके मुंह से सर सुनकर फिर चुप हो गया। थोड़ी देर बाद अपर्णा ने कहा, सर कुछ काम था। संदीप ने कहा, नहीं। अपर्णा ने धीमे से कहा, तो फिर मैं फ़ोन रखूं? संदीप ने कहा, नहीं। अपर्णा ने कहा, फिर? संदीप ने कहा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं सच में तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहता था। मैंने बहुत सोचा, लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया। अपर्णा तुम सिर्फ मेरी पीए नहीं, मेरी दोस्त भी हो, तो माफ़ कर दो ना मुझे। संदीप की बात सुनकर अपर्णा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, नो प्रॉब्लम सर, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, सो जाइए आप, कल बहुत काम भी है, आपको रेस्ट करना चाहिए। संदीप ने कहा, तुम सच में बहुत अच्छी हो, मैं पता नहीं क्यों बिना बात के तुम पर गुस्सा हो गया था। प्लीज़ अपना मूड अच्छा रखना, तुम्हें उदास देखना मुझे अच्छा नहीं लगता। अपर्णा ने कहा, ओके सर। संदीप ने कहा, तो फिर मैं फ़ोन रखूं? अपर्णा ने कहा, जी सर। संदीप को चहकती रहने वाली अपर्णा पसंद थी। उसे महसूस हुआ कि भले अपर्णा ने कह दिया है कि उसने माफ़ कर दिया, पर वो शायद अब भी नाराज़ है। संदीप ने कुछ सोचकर कहा, और मैं नहीं रखना चाहूँ तो? अपर्णा ने कहा, ऐसा क्यों? संदीप ने कहा, मेरी मर्जी। अपर्णा को संदीप की बात सुनकर चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने फिर भी सीरियस होकर कहा, सर मैं रखती हूँ फ़ोन। इतना कहकर उसने फ़ोन कट कर दिया। संदीप ने दोबारा फ़ोन किया, लेकिन अपर्णा ने नहीं उठाया। थोड़ी देर बाद संदीप ने मैसेज किया, कल सुबह तुम्हें ऑफिस ले जाने के लिए मैं पिकअप करने आऊँगा, ठीक 9 बजे, तैयार रहना, गुड नाइट। अपर्णा ने जब मैसेज देखा तो उसके चेहरे पर हंसी आ गई। ये बहुत अलग फीलिंग थी जिससे दोनों गुजर रहे थे। कुछ नहीं था, फिर भी बहुत कुछ था। अपर्णा ने गुड नाइट का मैसेज संदीप को भेजा और अपने टेडी को हक करके सो गई। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।